ठीक है, चलें अब बैठ से। तो ख़वातीन हज़रात, तो अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर है भाई, क्वेश्चन नंबर 19 है 18 है 18 हमारे पास। 18 अब करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा जी। कह रहा है कि 3 कंडीशनें बताएं जिन कंडीशंस के अंदर A1 क्रॉस A2, ये 2 वेक्टर्स हैं, इनका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। सो आंसर हमारे पास क्या है? दी 3 कंडीशंस under which A1 cross A2 will be 0 और वो कौन कौन सी हैं? देखें भाई, पहली कंडीशन तो बेटा हमारे पास ये है, फर्स्ट कंडीशन ये है, सर तो नहीं आ रहा इसका बीच में। फर्स्ट कंडीशन ये है हमारे पास, लेकिन नीचे जब लिखूंगा तब तो आएगा ना, आएगा। चलें अब देखें बेटा, फर्स्ट कंडीशन क्या है कि अगर हम क्या करें, देखें बेटा, अगर हमारे पास 2 नंबरों का मल्टीप्लिकेशन लेके, मैं वैसे सिंपल नंबरों से बताता हूँ फिर हम वेक्टर्स की तरफ भी आते हैं, कि अगर हमारे पास 2 नंबर हैं, उनका जवाब हमने 0 लाना है, तो क्या ख्याल है इन दोनों में अगर एक 0 रख लें तो जवाब क्या आएगा? इसको 0 रख लें या उसको 0 रख लें, है कि नहीं? तो इसमें क्या है, इफ़ A1 और A2 इज 0 और नल वेक्टर, कि इन दोनों में से अगर एक भी 0 हुआ या नल वेक्टर हुआ जिसका मैग्नीट्यूड 0 हुआ, जब 0 मल्टीप्लाई इससे करेंगे तो आंसर क्या आएगा? 0 ही हमारे पास आएगा। अब उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं कि दूसरा, इफ़ दोनों में से कोई एक भी 0 हो सकता है, ये भी तो हो सकता है कि दोनों 0 हो जाएं, है कि नहीं? इफ़ बोथ A1 and A2 आर नल वेक्टर, अगर दोनों 0 मैग्नीट्यूड वाले वेक्टर्स हो तो उस केस में भी हमारे पास आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा, यानी कि नल वेक्टर आएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? 0 होगा। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तीसरा हमारे पास हम ये भी कह सकते हैं कि अगर हम A वेक्टर और B वेक्टर के बीच में एंगल लें 0 डिग्री या ले 180 डिग्री, 0 डिग्री या 180 डिग्री, क्योंकि बेटा आपको पता है A क्रॉस B, यहाँ पे A1 A2 है, A1 A2 जब खोलेंगे तो A1 A2 साइन थीटा, ये फार्मूला बनता है क्रॉस वाले का। अब जब हम थीटा लेंगे, क्या ख्याल है, अब 0 डिग्री लेंगे तो साइन 0 कितना होता है? 0 ही नहीं होता, कितना होता है? तो 0 मल्टीप्लाई आंसर क्या आएगा? अगर साइन 180 लें तो फिर भी 180 साइन लें तो वो भी आंसर क्या आता है? 0 ही। तो 0 मल्टीप्लाई फिर क्या आएगा? 0। इसका मतलब कि अगर हम इफ़ एंगल बिटवीन A1 एंड A2, अगर A1 और A2 के बीच में जो एंगल है इस 0 डिग्री और 180 डिग्री, हम 0 डिग्री लें या 180 डिग्री लें, तो उस केस में भी हमारे पास जो आंसर है देन A1 क्रॉस A2, उसका जो आंसर है वो क्या आएगा? 0 ही आएगा। क्या आएगा? 0 आएगा। समझ आ गई बेटा बात की? अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 19 है भाई। तो वो कह रहा है हमारे पास के अ पिक्चर 19 आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट एंड एक्सप्लेन द रीज़न। इन दोनों में से ये बताएं कि सही वाली स्टेटमेंट कौन सी है, गलत वाली कौन सी है, साथ में अपनी रीज़न भी बताएं, वजह भी बताएं। अ बॉडी, पहले वाला कह रहा है कि अ बॉडी इन इक्विलिब्रियम इम्प्लाइज दैट इट इज़ नॉट मूविंग नॉट रोटेटिंग। देखें, कह रहा है कि अगर आप ये कहें कि कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या इसका मतलब ये है कि वो बॉडी ना तो घूम रही है और ना वो रेस्ट में है। तो क्या हम कह सकते हैं सिर्फ इतने से काम चल जाएगा कि बॉडी रेस्ट में पड़ी हुई है, या फिर रेस्ट का मतलब कि रुकी हुई है और ना वो रोटेट कर रही है, यानी कि घूम भी नहीं रही। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ऐसी बॉडी, सिर्फ ऐसी ही बॉडी इक्विलिब्रियम में हो सकती है? और भी बॉडीज़ हो सकती हैं। हमने स्टेटमेंट में पढ़ा था कि सिर्फ रेस्ट वाली बॉडीज़ इक्विलिब्रियम में नहीं होती, और भी हो सकती हैं। कौन कौन सी? जो कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रही हैं। तो ये पहली स्टेटमेंट गलत है,
क्योंकि सिर्फ रेस्ट वाली बॉडीज एक्विलिब्रियम में नहीं होती बल्कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी वाली भी एक्विलिब्रियम में होती हैं। सो आप कह देंगे हियर स्टेटमेंट, या फर्स्ट स्टेटमेंट कह लें बेटा, फर्स्ट स्टेटमेंट इज रॉन्ग। पहली स्टेटमेंट क्या है, गलत है, बिकॉज अ बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी कैन ऑल्सो बी इन एक्विलिब्रियम, कि अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है तो वो भी एक्विलिब्रियम में हो सकती है। समझ आ गई बेटा कि नहीं? सिर्फ रेस्ट वाली तो नहीं ना होती, वो भी हो सकती हैं। अब जो दूसरी स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट नंबर 1 हो गई, तो उसके बारे में बता दिया। जो बी स्टेटमेंट है उसमें क्या कह रहा है? बी स्टेटमेंट में कह रहा है कि इफ़ कोप्लेनर फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी फॉर्म अ क्लोज्ड पॉलीगन, अगर किसी बॉडी पर कोप्लेनर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, और कोप्लेनर का मतलब सारी एक ही प्लेन में, ये आपको पहले बताया, और वो एक क्लोज्ड पॉलीगन बना रही हैं, देन द बॉडी इज़ सेड टू बी इन एक्विलिब्रियम। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि बॉडी एक्विलिब्रियम में? वेरी सिंपल बेटा, देखें, अगर किसी बॉडी के ऊपर जो फोर्सेस लग रही हैं वो सेम ऐसे ही, वो फोर्सेस क्या बना रही हैं? क्लोज्ड पॉलीगन बना रही हैं। इन दैट केस सम ऑफ ऑल द फोर्सेस क्या आएगा? 0 आएगा। क्या आएगा? जब एक क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा होता है तो जो रिजल्टेंट आता है फोर्स का, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आता है, वो हमारे पास क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। अब जब किसी बॉडी के ऊपर सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस 0 हों तो मैंने बताया था आपको, उसका लीनियर एक्सेलेरेशन क्या होता है? 0 होता है। क्या होता है? जब लीनियर एक्सेलेरेशन 0 तो हम कहते हैं बॉडी किस में है? ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम में। क्या पढ़ाया था? किस में है? ट्रांसलेशनल। याद है कि नहीं याद? तो हम कह सकते हैं सेकंड स्टेटमेंट इज ट्रू। सेकंड स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? ट्रू। ये सही है, बिकॉज ई एफ इज इक्वल टू 0 एंड बॉडी इज इन ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। तो बॉडी किस में है? ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम में। कि अगर क्लोज्ड पॉलीगन बन रहा है किसी बॉडी के ऊपर, जो फोर्सेस लग रही हैं वो फोर्सेस इस तरह से लग रही हैं, वो सारी फोर्सेस क्या बना रही हैं? क्लोज्ड पॉलीगन बना रही हैं। तो इन दैट केस सम ऑफ ऑल दी फोर्सेस वो फिर 0 आएगा। और जब पहली कंडीशन फुलफिल हो जाए, एक्विलिब्रियम की पहली कंडीशन पूरी हो जाए, तो हम कहते हैं कि बॉडी कौन सी एक्विलिब्रियम में है? ट्रांसलेशनल एक्विलिब्रियम। पढ़ा था ना पीछे बेटा हमने। तो ये हमारे पास ये भी क्वेश्चन हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये आप दोनों जल्दी जल्दी नोट कर लें, फिर इसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जल्दी करें बेटा, शाबाश। कोशिश किया करें वो छोटे से जो पेजेस मिलते हैं ना, उन पे लिख के बुक के साथ अटैच कर लिया करें। अगर आप इधर लिख रहे हैं तो वो ज़्यादा बेटर है। वैसे घर जाके आप नोट्स भी वैसे बनाएं साथ साथ। ये वाले नोट कर लें, शाबाश। इस साइड वाला ये क्या है आपका? इक्वल्स टू 0। कौन सा? ई एंड एफ। मेकिंग क्लोज्ड, मेकिंग MEKING, मेकिंग अ क्लोज्ड पॉलीगन। स्पीड लगाएं बेटा, हरी अप। एक क्वेश्चन बेटा हमने और करना है, जल्दी करने ज़रा, शाबाश। ये वाला नोट कर लिया ऊपर वाला? चलें, ये सारा हो गया है ना? चलें डायग्राम बना लें जल्दी, शाबाश। वही जो मैंने समझाया वही लिखा है, तो आपको ये वैसे समझाने के लिए था, तो आप अपनी वर्डिंग में बेटा उसको लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, पेपर में आ जाता है, बार बार ही आ रहा है, तो ज़रा ये सुन लें।
देखें जी, आखिरी सवाल ये है कि क्या कोई बॉडी अपने सेंटर ऑफ ग्रेविटी, अंडर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, क्या कोई बॉडी रोटेट कर सकती है? चलें बेटा इधर सुनिए ज़रा। पहले तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है ये मैंने आपको नहीं समझाया, मैंने इसको डिफ़ाइन नहीं किया। अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी को पहले आप समझ लें। पहली बात तो सिंपल ये कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पे कोई बॉडी, ये समझ लें कि बैलेंस हो जाती है। क्या हो जाती है? बैलेंस हो जाती है। या ये समझ लें एक ऐसा पॉइंट जहाँ पे किसी बॉडी का जो सारा का सारा वज़न है वो अमूदन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में नीचे वाली सिमत में लगता है। देखें कैसे, अब इधर ज़रा समझिएगा। ये बुक है मेरे पास, अगर मैं इस पॉइंट के ऊपर देखूं क्या ये है सेंटर ऑफ ग्रेविटी, तो क्या होगा, मैं इस हाथ को छोड़ूंगा तो बुक नीचे को गिरेगी, यानी कि ये पॉइंट इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। मैंने कहा ये बुक बैलेंस होनी चाहिए, जिस पॉइंट के ऊपर ये बुक बैलेंस हो जाएगी, गिरेगी नहीं, जहाँ इसका सारा वजन अमूदन नीचे को लगेगा वो होगा इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो यहाँ पे देखा, यहाँ पे भी गिर रही है। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट? इस पॉइंट के बारे में आपका क्या ख्याल है अगर मैं इसको सेंटर में, बिल्कुल सेंटर में बैलेंस करने की कोशिश करूँ? तो इस पॉइंट के ऊपर ये बॉडी क्या हो गई है? बैलेंस हो गई है। इसका मतलब अभी इसका सारा का सारा वज़न मेरी फिंगर के ऊपर लग रहा है और फिंगर सीधी जा रही है नीचे को। अब ये जो पॉइंट है, जिस पॉइंट के ऊपर इस बॉडी का जो सारा वेट है वो वर्टिकली किधर को एक्ट कर रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। उस पॉइंट को कहते हैं क्या? सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कहते हैं? सेंटर ऑफ। अब उसने पूछा ये है, ये ऐसे ही जैसे मैं आपको बेच रहा हूँ, कुछ चीज़ें बेच रहा हूँ, है कि नहीं? तो क्या सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर, कहाँ पर? इस पॉइंट पर अगर हम फोर्स लगाएं, वैसे अंडर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी लिखा हुआ है लेकिन मैं सिंपल करके, कि अगर हम इस पॉइंट पे फोर्स लगाएं तो क्या बॉडी रोटेट करेगी? नहीं रोटेट कर। देखिए रोटेट कर रही है, नहीं ना कर रही? फोर्स तो लग रही है, वेट के नीचे को लग रही है, एक्शन हो गया, और ऊपर को क्या लग रहा है? रिएक्शन। तो ये घूम तो है कि नहीं? अब इसकी वजह क्या? अब देखें, मैंने बताया था कि बॉडी तब रोटेट करती है जब हम फोर्स किसी ऐसी पॉइंट पे लगाएं जो एक्सिस ऑफ रोटेशन से कहीं दूर हो। अब इसने घूमना भी इसी पॉइंट के गिर्द है, यही इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है, और यहीं पे हम फोर्स लगा रहे हैं। अब हमारी फोर्स का जो लाइन ऑफ एक्शन है वो कहाँ से पास कर रहा है? एक्सिस ऑफ रोटेशन से। जहाँ फोर्स लग रही इसी के गिर्द इसने घूमना है, तो अब इसमें कोई रोटेशन प्रोड्यूस। एक और बात और सिंपल करता हूँ, हमारे पास बेटा टॉर्क तब प्रोड्यूस होता है जब हमारे पास हम फोर्स एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर आके किसी फासले पे लगाएं। उस फासले को कहते हैं मूवमेंट आर्म। क्या कहते हैं? अब हम तो सेंटर पे लगा रहे हैं, यहाँ मूवमेंट आर्म क्या है? 0 है। जब आर ही 0 है तो आर क्रॉस एफ, 0 क्रॉस एफ क्या आएगा? बात समझ आ रही कि नहीं आ रही? तो अब अगर देखें, अगर मैं फोर्स को क्या करूं, थोड़ा सा सेंटर से इधर करूं, अब सेंटर से इधर, ये बन रहा है मूवमेंट आर्म। क्या बन रहा है? अब अगर मैं इस बुक को छोड़ूंगा तो अंदर को घूम रही है कि नहीं घूम रही? रोटेशन कर रही है ना। अब इसमें टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है, मैं छोड़ूंगा तो अंदर को गिरेगी। समझ आ रही बात की? एक और बात, अगर मैं बॉडी को बैलेंस कर दिया, यानी कि मैंने फिक्स कर दिया, पाइवोट कर दिया सेंटर पॉइंट के ऊपर, इसके गिर्द अब रोटेट कर सकती है, ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन है। मैं फोर्स को सेंटर से थोड़ा दूर आके इधर लगाता हूँ। अब देखें, अब मैं इस फिंगर से नहीं फोर्स लगा रहा, इधर मैंने इसको फिक्स किया हुआ है, ये है, मैं इस हाथ से फोर्स लगा रहा हूँ, लेफ्ट हैंड से। देख रहे हैं? अब सेंटर से मैं कुछ दूर हूँ, यानी कि अब मेरे पास क्या? आर है, मूवमेंट आर्म है। अब मैं इसको फोर्स लगाने लगा हूँ, टॉर्क आया कि नहीं आया? घूमे ही है ना। अब मैं वैसे एक दफ़ा, अब तो मैंने दूसरा ही काम शुरू कर दिया, ठीक है कि नहीं? तो जब हम एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर आके मूवमेंट आर्म हम लेते हैं, फिर फोर्स लगाते हैं, फिर रोटेट करता है। लेकिन अगर सेंटर के ऊपर ही फोर्स लगाएं जहाँ पे एक्सिस ऑफ रोटेशन है, तो वहाँ आर क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। तो फिर रोटेशन भी क्या हो जाती है? 0 ही हो जाती है। क्या हो जाती है? अंडरस्टैंड किया पॉइंट को? चलें मैं इसको लिखने लगा हूँ।
नहीं बेटा, रोटेशनल मोशन हो रही है। नहीं, हाँ जी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पर कोई भी मोशन नहीं हो रहा, बॉडी स्टेबल है, ना लीनियर हो रहा है। हाँ वैसे ये आप कर लें जो आप कह रहे हैं वो भी वैसे कि अगर मैं ऐसे रख के फोर्स लगा के इसको ऐसे ले जाऊं तो ये वाकई लीनियर है, लीनियर मोशन हो रहा है। ऐसे कर लूँ, ऐसे कर लूँ। आपने 9th की डेफिनेशन रिकॉल कर रहे हैं कि एट द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी विल मूव विदाउट रोटेशन, कि बॉडी मूव करती है लेकिन रोटेट किए बगैर। तो वो मूव करे रोटेशन के बगैर हो तो वो तो डेफिनेटली लीनियर मोशन ही होगा। बुक को मैं इधर ले जाऊँ जो मर्जी कर लूँ तो लीनियर रहेगा। ठीक है मैम, एक आखिरी पॉइंट अब देखें बेटा, हमारे पास क्या है, द बॉडी विल नॉट रोटेट अंडर द ग्रेविटी, अंडर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या पॉइंट था? अंडर द सेंटर ऑफ ग्रेविटी बॉडी इस पॉइंट पे रोटेट नहीं करेगी अगर हम इधर फोर्स लगाएंगे, बिकॉज एट दिस पॉइंट आर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलें लिख लें, एट दिस पॉइंट मूवमेंट आर्म is 0 and torque and no torque will be produced। समझ आ गई बेटा कि नहीं? तो आप लिख सकते हैं कि जब R क्रॉस F से हमें टार्क मिलता है तो R ही 0 है। R क्या है? तो 0 मल्टीप्लाई F करेंगे तो आंसर क्या आएगा? तो इन दैट केस बॉडी में कोई रोटेशन नहीं, बॉडी का टार्क 0 है। ठीक, तो ये बेटा हमारा आज का काम था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आई होगी। अपना ख्याल रखें बेटा। ठीक है, इसको ऑफ कर दिया करो जैसे ख़त्म हो जाए हमारा लेक्चर।